नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम अब तक तय नहीं किए। इन 5 सीटों में जिस सीट पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है वो सीट है आरसीपी सिंह की। जेडीयू के आरसीपी सिंह ने नाम पर अभी तक हालांकि पत्ते नहीं खोली है जेडीयू ने। पार्टी नेताओं के बयान से दिनों दिन सस्पेंस जरूर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजती है तो फिर क्या होगा, और अगर जेडीयू आरसीपी सिंह पर सहमत नहीं होती है, राज्यसभा उन्हें नहीं भेजा जाता है, तो फिर क्या होगा। तो 2 सवाल इस वक्त राजनीतिक तौर पर बिहार की फिजाओं को गर्म कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू का स्टैंड क्या होगा। आरसीपी सिंह अगर जाते हैं राज्यसभा तब की स्थिति, और अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजता है तो फिर क्या होगा। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, यथावत स्थिति उनकी बनी रहेगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री की कुर्सी वो संभालते रहेंगे। जेडीयू के प्रति उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ेगी। जेडीयू संगठन की मजबूती पर वो जोर देंगे और आरसीपी से बिदकने वालों का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे एक बड़ा तबका है जो जेडीयू के अंदर आरसीपी को पसंद नहीं करता है। उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मनमुटाव के बावजूद जेडीयू मजबूत होगा। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजती है तो फिर वैसे हालात में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। आरसीपी राज्यसभा अगर नहीं जाते हैं तो फिर क्या होने वाला है। आरसीपी का केंद्रीय मंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। जेडीयू के अंदर की बात करें तो जेडीयू के अंदर गुटबाजी और ज्यादा तेज होगी। जेडीयू के अंदर फूट की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिस पर आशंका जाहिर की जा रही है। चूंकि आरसीपी सिंह संगठन करता है, संगठन को मजबूती देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसीलिए आरसीपी को संगठन का फायदा मिलेगा। जेडीयू के कई विधायक और मंत्री जो हैं वो आरसीपी के साथ हो जाएंगे। आरसीपी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना जाहिर की जा रही है। आरसीपी के आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी, बीजेपी और मजबूत हो सकती है। जेडीयू को एकजुट रख पाना मुश्किल हो सकता है और इसीलिए इन तमाम सवालों पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सवाल यह भी उठता है कि आरसीपी पर जेडीयू आखिर चुप क्यों है, जिसे लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से भी कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर तो नहीं लेकिन जरूर अंदर खाने ये सवाल उठा रहे हैं कि जेडीयू इस पर चुप क्यों है। आरसीपी पर जेडीयू की चुप्पी की वजह को जेडीयू के नेता बताए जा रहे हैं, जो आरसीपी के केंद्रीय मंत्री बनने से दुखी हैं, नाराज हैं। आरसीपी को केंद्र में देखना वो नहीं चाहते हैं। आरसीपी को बागी की तरह वो अब तक देखते रहे हैं, उन पर भरोसा ये तबका नहीं करता है और आरसीपी को बीजेपी के करीबी माना जाता है। ये लोग उन्हें आरसीपी को बीजेपी के करीबी के तौर पर मानते रहे हैं। आरसीपी के जाने के बाद ज्यादा नुकसान इन लोगों की तरफ से इसे नहीं माना जा रहा है कि अगर आरसीपी चले भी जाते हैं बीजेपी में तो बहुत ज्यादा जेडीयू को नुकसान नहीं होगा। आरसीपी की कमी की भरपाई का दंभ भी ये गुट, ये तबका जो है वो जेडीयू के अंदर कई मौकों पर गाहे बगाहे करता रहा है। ये भी स्थिति और ये सवाल पैदा होते हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने वाली और इसके साथ ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई 2022 है और 3 जून की तारीख है जब नाम को वापस लिया जा सकता है। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतों की गिनती भी होगी। आज से नामांकन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जा रहा है। बिहार में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बात करें, आरजेडी से अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी डॉक्टर मीसा भारती हूं, गोपाल नारायण सिंह हूं, सतीश चंद्र दुबे और शरद यादव, ये वो तमाम नाम हैं जिनका कार्यकाल 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 के बीच समाप्त होने जा रहा है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की सीट 4 मई 2017 से ही खाली है।
राज्यसभा के लिए बिहार कोटे से 5 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चले कि बिहार से जो है 5 सीट राज्यसभा की जो खाली हुई है उसमें आरजेडी के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट और जेडीयू के खाते में 1 सीट गई है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रत्याशियों के चयन में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी से मीसा भारती का जाना राज्यसभा लगभग तय है। बीजेपी से भी नामों का जो है सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ नामों का ऐलान होना बाकी है। जेडीयू से भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि समय पे नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जहां तक बात रही आरजेडी के दूसरे सीट की, तो कहा यह जा रहा है कि आरजेडी के दूसरे सीट के लिए भी जो है वो नाम सिलेक्ट कर दिए गए हैं, जिसका ऐलान आज लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। बताते चले कि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हुई है। अधिसूचना जो है वह जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 31 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को की जाएगी, जबकि नाम की अगर बात करें, नॉमिनेशन अगर कोई वापस लेना चाहेगा तो उसकी अंतिम तिथि जो है वो 3 जून को होगी और इसके साथ साथ मतदान की जो प्रक्रिया है वो 10 जून को होगी। अगर इन 5 प्रत्याशियों के अलावा कोई प्रत्याशी सामने आता है तो वोटिंग होगा, अन्यथा निर्विरोध जो है वो सभी प्रत्याशी जीत जाएंगे, निर्विरोध जीतेंगे। और उसके साथ ही साथ बताते चले कि जो राज्यसभा के 5 सीट खाली हो रहे हैं वो फुलफिल हो जाएगा। बताते चले कि जो राज्यसभा की 5 सीट खाली हो रही है उसमें जिन 4 सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उसमें भाजपा के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे हैं, राजद से आरजेडी से मीसा भारती हैं, जदयू कोटे से जो है केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं, आरसीपी सिंह है, जबकि शरद यादव को 4 दिसंबर 2017 को ही उनकी सीट जो है वो खाली कर दी गई थी। तो ऐसे में ये 5 सीट खाली हुए हैं जिन पर अब नामों का ऐलान होना बाकी है और जैसे ही नाम का ऐलान होगा नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि कोई निर्विरोध जो है तभी चुन पाएगा, चुन करके राज्यसभा जाएगा जब अगला कोई छठा प्रत्याशी सामने नहीं आता है। अगर निर्दलीय कोई प्रत्याशी सामने आ जाएगा तो फिर वोटिंग की जो है परिस्थिति बन जाएगी और उसके बाद वोटिंग जो है वो 10 तारीख को होगा। लेकिन फिलहाल ऐसी सीन नज़र नहीं आ रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से 2, जेडीयू से 1 और आरजेडी से 2 प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध चुन कर जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरी जो प्रक्रिया है वो निर्विरोध होता है या वोटिंग की स्थिति सामने आती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बढ़ते अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पिपरिया थाना क्षेत्र में बीते 22 मई को मुड़वड़िया गांव में बच्ची की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने उच्च अधिकारियों पर भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष इसकी शिकायत डीजीपी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से करने की बात कहते नजर आए। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा। पिपरिया में आज मर्डर जो हुआ, इसके पहले भी मर्डर हुआ, वही दरोगा है जो कि बीरूपुर थाना में था और उस दरोगा को वहां से उठा करके पिपरिया में दे दिया। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षित अगर जो हम करेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे ना। डीएसपी और एसपी का ट्रांसफर हो जाने से क्या मानसिकता पर ब्रेक लगनी चाहिए ना। अब मानसिकता पर ब्रेक लगाने के लिए हमको ईमानदारी के साथ अच्छे पदाधिकारी जो किनारे बैठे रहते हैं उसको फील्ड में देना होगा और भ्रष्ट पदाधिकारी को साइड करना होगा। यह व्यवस्था बनानी होगी। मैं तो इस बात पर जाके बात करूंगा, ऊपर डीजीपी और मुख्य सचिव से बात करूंगा कि ये बार बार क्यों तमाशा बना के रखे हैं। और संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, विजय कुमार सिन्हा का ये बयान कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विजय कुमार सिन्हा अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सरकार के अंदर अधीनस्थ उन पदाधिकारियों पर सवाल किया जा रहा है जिस पर सरकार बार बार ये कहती रही है कि 0 टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं, ना तो किसी को छोड़ा जाता है ना बचाया जाता है। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारी मौजूद हैं और इन भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण भी हासिल है लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पे विजय कुमार सिन्हा लखीसराय पहुंचे थे। इसी दौरान 22 राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय 2 दिवसीय दौरे पे पहुंचे थे
उसी दौरान 22 मई को एक बच्चे की नृशंस हत्या पिपरिया थाना क्षेत्र इलाके में कर दी गई थी, जिसके बाद उनसे जब सवाल किया गया कि लगातार लखीसराय जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने विजय कुमार सिन्हा ने अपने ही सरकार पे, अपने ही पुलिस अधिकारी पे कई गंभीर आरोप लगा दिए और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब भी कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी है जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है और उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, विजय कुमार सिन्हा के इस बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये एक तरीके से तल्खी भी उनकी है, नाराजगी भी है और भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर के संशय और सवाल खुद पैदा करता है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी जो पहला मामला था, इसके पहले जो घटना घटी थी वो अभी शांत नहीं हुआ और उस पर पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट नहीं आई है। और उसके बाद ये दूसरा मामला है जब विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और खास तौर पर देखिए जो घटना घटी है उसके बाद उन्होंने इन बातों को कही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इसके पहले भी अभी पुराने मामले में जांच जारी है और बार बार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने की ओर सरकार को पहल करनी चाहिए। तो इन बातों का वो जिक्र हमेशा करते रहे हैं, आसन से भी करते रहे हैं। अब जब फिर से एक बार घटना घटी है तो ये सवाल उठने लगा है कि आखिर बार बार ऐसा मामला क्यों आता है, बार बार विधानसभा अध्यक्ष को इस तरीके की बातों को क्यों कहना पड़ता है और आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि एक मामले पर जांच अभी जारी हुई है और वह पूरा नहीं हुआ और काफी विवाद हुआ उस मामले को लेकर के, यह सबों ने देखा है और यह अब दूसरा मामला सामने है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि लालू प्रसाद यादव आज पटना आ सकते हैं। दोपहर 3 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है जब लालू प्रसाद यादव पटना में होंगे। और पटना सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं आएंगे, उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी पहुंचने वाली हैं। राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी, ऐसी पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है, नामों को लेकर स्पष्ट चेहरे और नाम सामने होंगे। मीसा भारती का राज्यसभा जाना हालांकि तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरे कैंडिडेट के तौर पर, दूसरे प्रत्याशी के तौर पर वो कौन सा नाम, क्योंकि 3 नाम रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन इसमें अब रुस्तम खान का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। रुस्तम खान एक तरीके से कारोबारी हैं, जो बताया जा रहा है कि इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और संभावना ये भी सूत्रों के हवाले से जाहिर की जा रही है कि रुस्तम खान हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ पटना वापस पहुंचे और इस नाम का ऐलान शाम तक हो जाए। अब तक बाबा सिद्दीकी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं रुस्तम खान, जो कि पूर्णिया के मूल तौर पर निवासी हैं। रुस्तम खान और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए बड़े कारोबारी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचने वाले हैं। आरजेडी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे के बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना पहुंचेंगे। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी होंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ और नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ पटना पहुंचेंगे और पटना आने के बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो राज्यसभा के जो 2 प्रत्याशी हैं, जिसमें से एक नाम मीसा भारती का तय माना जा रहा है, उसके साथ दूसरे नाम की भी घोषणा करेंगे। यहाँ जब आएंगे लालू प्रसाद यादव तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हुजूम आएगा और इसी बीच जो है नेताओं के साथ वो एक आंशिक रूप से बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो जानकारी मिली है आरजेडी सोर्सेज के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी नाम की घोषणा करेंगे। और यह जो प्रत्याशी है इनके बारे में बताते चले कि इनका नाम जो है रुस्तम खान बताया जा रहा है। सबसे आगे रेस में ये माने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक बाबा सिद्दीकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, हेना साहब का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अचानक से जो है रुस्तम खान का नाम सामने आया है और ये भी माना जा रहा है कि लगभग ये नाम जो है वो फाइनल है, सिर्फ औपचारिक घोषणा करना बाकी है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। तो बताते चले रुस्तम खान के बारे में कि रुस्तम खान जो है वो पूर्णिया के मूल निवासी हैं, ज़मीन के बड़े कारोबारी हैं और उनको ही इस बार राज्यसभा जो है वो आरजेडी भेज सकती है, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग नाम तय है, बस ऐलान होना बाकी है। तो लालू प्रसाद यादव दोपहर बाद पटना जब पहुंचेंगे तो इन दोनों सीट के लिए मीसा भारती और रुस्तम खान के नाम की घोषणा वो कर सकते हैं।
कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मद्य निषेध विभाग का ड्रोन अब बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी शराब तस्करों की नींद उड़ा रहा है। बिहार में शराब तस्करी को रोकने के लिए दोनों राज्यों की टीमों ने संयुक्त रूप से शराब तस्करों पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। यूपी के सीमावर्ती जिला कुशीनगर की ये तस्वीर, जहां पर शराब तस्करों के अड्डों पर दबिश दी गई। कुशीनगर के सलीमगढ़ के पासी टोला और तरैया सुजान में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी की गई। और देखिए किस तरीके से आकाश से ये निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से शराब के ठिकानों का पता लगाया जा रहा है और इन भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ बनने वाली शराब को बिहार में खपाया जाता था और इस कार्रवाई में एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी शराब तस्कर यहाँ से फरार हो गए। निर्देश था कि जो भी शराब है जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र से आ रहा है उसके विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए, तो इसी संबंध में हम लोग ने कुशीनगर के आबकारी विभाग से संपर्क किया और संयुक्त छापामारी की बॉर्डर इलाका में। तो उसमें जो है हम लोग सलेमगढ़ में पासी टोला एक है, वहाँ पे छापामारी किए तो वहाँ अवैध रूप से चुलाई शराब बनाया जा रहा था। तो उसमें हम लोग 2 भट्टियों को भी नष्ट किए हैं और सैकड़ों लीटर जो उसमें गुड़ का पास रहता है उसको भी नष्ट किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया, नवादा और नालंदा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो गंगा जल उद्वह परियोजना का जायजा लेंगे। इस दौरान वो उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा जल उद्वह योजना। अब ये अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। रविवार को निर्माण कंपनी ने गंगा जल उद्वह योजना में लगे मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया। गंगा जल सफलतापूर्वक पटना के हाथीदह से नवादा के मोतनाजे गांव तक पहुंच गया। इस योजना में कुल 3200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगली खबर नालंदा से, जहां पर गिरियक प्रखंड क्षेत्र के घोड़ा कटोरा की बंजर जमीन पर जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। 350 एकड़ जमीन में पानी का संग्रह किया जाना है। बरसात के दिनों में मोकामा के हाथीदह से गंगा के पानी को यहां संग्रहित किया जाएगा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड क्षेत्र के घोड़ा कटोरा में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ है जो जलाशय का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से जो है 4 लेयर में जो है जलाशय बनाया जा रहा है और ख़ास करके करीब 350 एकड़ में है, जो बताया जाता है कि 350 एकड़ में यहाँ जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक तरह से बंजर भूमि जो पहाड़ी इलाका है उसको उपयोग में लाने के लिए यहाँ पर जलाशय का निर्माण कराया जा रहा है। और यहीं पर जो हाथीदह मोकामा के हाथीदह से गंगा का पानी यहाँ पर पहुँचाया जाएगा और इसी जलाशय में स्टोरेज किया जाएगा और यहीं से जो है कि नालंदा, नवादा और गया के लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ दिखा दें कि किस तरह से जो है कि जलाशय का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर से जो है कि गड्ढा करने काम जो है जलाशय बनाने का काम चल रही है। तो मजदूर है जो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है पत्थर से जो है इसका चारदीवारी बनाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत जल्द ही ये जो जलाशय है वो निर्माण हो जाएगी और यहाँ पर जो है करीब जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने तक जो है गंगा का जल जो है यहाँ पर पहुँचाया जाएगा और यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा, ताकि गर्मी के दिनों में सिंचाई के साथ साथ लोगों को पीने के लिए जो पानी है उपलब्ध कराया जाएगा। इससे है कि जो यहाँ जो दक्षिण बिहार में पानी की किल्लत होती है गर्मी के दिनों में, उससे को देखते हुए यहाँ जलाशय बनाया गया और यहीं से पानी जो है तीनों जिला में उपलब्ध कराया जाएगा। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।